काउंसलर कांग ने ईयर ऑफ बिनचेंग के लिए कुलिनरी मास्टर कंपटीशन का विनर अनाउंस कर दिया था और विनर होता है हरमिट सुशिन। जियांची जीत नहीं सका था, लेकिन फिर भी वो अब सेटिस्फाइड था कि कम से कम उसकी फैमिली से रिलेशंस ठीक हो गए हैं। उसकी छोटी सी ग्रैंड डॉटर यांग यांग प्यार से कहती है कि दादा, मेरे दिल में तो आप ही कुलिनरी मास्टर हो। ये बात पूरी फैमिली भी एग्री करती है और सब उसे इनकरेज करते हैं, तसल्ली देते हैं। फिर सबने ये इंसिस्ट किया कि वो अपने इंजर्ड हाथ का इलाज करवाए और क्लिनिक चला जाए, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में पहले मना कर रहा था क्योंकि उसे ट्रीटमेंट का खर्चा काफी ज्यादा महंगा लगता है। दूसरी तरफ प्रिंस जाओ कोशिश चल रही थी कि लियांग को हायर अपेरेंट बनाया जाए, लेकिन इस प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही थी। चांसलर मेंग को पैलेस वापस बुलाया गया, जिस वजह से वो कंपटीशन मिस कर गया। उसने बाद में शाओगुआंग और लिनियान के लिए एक डिनर अरेंज कर दिया। उसका हिडन पर्पस ये था कि दोनों के बीच कनेक्शन बन जाए, लेकिन डिनर के दौरान ही शाओगुआंग और लिनियान और लियू फेंग सब थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगे। उन्हें लगा था कि चांसलर मेंग की मैच मेकिंग थोड़ी सी ज्यादा फोर्सफुल और हैवी हैंडेड लग रही है। उनको उसकी जजमेंट पर भी डाउट हो रहा था। उसी रात शाओ जी चुपके से अपनी फैमिली के रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है। उसकी फैमिली यांग यांग, फेंगशी और जियांची वहाँ पर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लिनियान भी आ जाता है। शाओ जी ने ड्रामेटिक स्टाइल में अपने अंडरकवर काम के बारे में ब्रेक करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को हीरो बनाकर स्टोरीज सुनाया जा रहा था, लेकिन उसकी फैमिली उसकी बड़ी बड़ी बातों पर इजीली बिलीव नहीं कर रहे थे। तब लिनियान ने सीरियस टोन में पूछा कि यूनलाई तेवरन में काम करते वक्त उसने कोई अनयूजुअल चीज नोटिस की है। शाओ जी ने बताया कि रोज बहुत ज्यादा एबनॉर्मल क्वांटिटी में सामान अंदर और बाहर हो रहा है। कुछ वुडन बॉक्सेस हैं जो बहुत टाइटली सील्ड हैं और उन पर एक अजीब सा टोटेम लाइक डिजाइन बना हुआ था। उसने वो डिजाइन ड्रॉ करके सबको दिखा दिया। शाओगुआंग ने स्पेक्यूलेट किया कि शायद प्रिंस जाओ इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और ये सब लिनियान को पुराने केस से कनेक्टेड हो लोगों को पनिश करना है। ये सुनकर शाओ जी फुल एक्साइटेड हो गया और वॉलंटियर किया कि वो लिनियान की मदद करने के लिए यूनलाई तेवरन की इन्वेस्टिगेशन करेगा। लिनियान ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि कल वो दोनों मिलकर यूनलाई तेवरन में इन्फिल्ट्रेट करेंगे और मिशन कंप्लीट होने के बाद शाओ जी का तेवरन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि यूसान बाहर खड़ा सब सुन रहा है। वो फौरन जाकर लुयुन को सब कुछ रिपोर्ट कर देता है। अगले दिन जब शाओ जी गुड मूव्स करने में हेल्प कर रहा था तो लुयुन के आदमियों ने उसे फौरन से पकड़ लिया। उसी रात लिनियान प्लान के मुताबिक यूनलाई तेवरन में सीक्रेटली घुसता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है लुयुन के ट्रैप में फंस जाता है। लिनियान ने ऑफर कर दिया कि शाओ जी को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह वो खुद होस्टेज बन जाएगा। एक्सचेंज के दौरान लिनियान ने बहुत ज्यादा क्लेवर मूव दिखाई। उसने अपना ब्लेड निकाला और सीधा लुयुन के गले पर रख दिया। ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी की वजह से वो दोनों सिचुएशन को कंट्रोल कर गया और फिर वो दोनों सेफली यूनलाई तेवरन से एस्केप कर गए। इस पूरे इंसिडेंट से पहले जब शाओ जी यूनलाई तेवरन में था, उसने देखा कि लुयुन के आदमी जल्दी जल्दी कार्गो को शिफ्ट कर रहे थे। तब उसने खुद इनिशिएटिव लिया। वो किचन में गया और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग स्पाइस कलेक्ट करना स्टार्ट की। फिर उसने उनमें क्विक लाइम के साथ छोटी छोटी सी साशे में बंद कर दिया और पानी में भिगो दिया। इससे सेल्फ हीटिंग पॉट जैसा इफेक्ट क्रिएट हुआ और हीट जनरेट होने लगी। जब वो हेल्प करने के बहाने बॉक्सेस उठा रहा था तो चुपके से ये साशे वुडन बॉक्सेस के अंदर डाल दिया कि हीट से स्पाइस की स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलेगी जो इजीली ट्रेस की जा सकेगी। लिनियान ने जब उसकी ये क्लेवर ट्रिक सुनी तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। लिनियान ने लियू चेंग को ये ऑर्डर दिया कि शाओ जी को सेफली घर छोड़कर आ जाए और खुद वो योंगान के मुख्तलिफ वेयरहाउस में स्मेल को फॉलो करने के लिए निकल गया। आखिर वो एक सीक्रेट वेयरहाउस तक पहुंच जाता है जो पूरा का पूरा वीपन से भरा हुआ था। घर वापस आकर शाओ जी ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपनी हीरोइक स्टोरी फैमिली को सुनाना शुरू कर दी। पहले तो सब उसकी बातों को एक एग्जैजरेशन समझ रहे थे और इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब लिनियान वापस आता है और खुद इन सब चीजों को कंफर्म करता है तब फैमिली का डिसबिलीफ प्रिज में बदल जाता है। यांग यांग ने फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने फादर को ग्रेट हीरो डिक्लेयर कर दिया। इसी टाइम शाओ जी को पहली बार फील होता है कि किसी की आंखों में उसके लिए एडमिरेशन और फखर है। वो इस मोमेंट को अंदर ही अंदर से एंजॉय कर रहा था। उस रात जब फैमिली उसकी बियर्ड शेव करने में हेल्प कर रही थी तब यूसान वहाँ से गुजरता है। उसने कैजुअली कहा कि वो टॉयलेट जा रहा है, लेकिन गुजरते वक्त उसने यंग मास्टर शेन का वापस आने का जिक्र कर दिया। ये सुनते ही पूरी शेन फैमिली को डाउट हुआ। यूसान को कैसे पता चल सकता है शाओ जी वापस आ गया है? उसकी असली आइडेंटिटी उसे कैसे पता चले? फेंगशी को भी महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फैमिली ने बैठकर सोचा और कंक्लूड किया कि यूसान ने यूनलाई तेवरन में इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान सुन लिया होगा और फिर किसी को लीक कर दिया होगा। इसी वजह से शाओ जी पकड़ा गया है। अगले दिन जानशी और फेंगशी ने यूसान से बात करते वक्त थोड़ा सा शार्प और पॉइंटेड रिमार्क देने शुरू कर दिए। यांग यांग और ए युआन भी सटल तरीके से एक्यूसेटरी कमेंट्स करते रहे। आखिर वो शाओगुआंग के पास गया और अपनी बात बता दी।
उसने कहा कि एक स्लेव होने के बावजूद सिर्फ शेन फैमिली ने ही उसे इज्जत दी है। असली डिग्निटी उसे अपनी माँ के सिवा कभी किसी से नहीं मिली। शाओगोंग ने सॉफ्टली सजेस्ट किया कि वो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपनी मॉम से जाकर मिल ले, लेकिन यूसान ने अजीब जवाब दिया कि घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए मिलना कन्वीनियंट नहीं होगा। उसने ये भी कहा कि डिनर ऑलरेडी शॉर्ट स्टाफ्ड है, इसलिए उसका जाना मुश्किल होगा। जब शेन फैमिली ने ये बात सुनी, उसे एनालाइज किया। उन सबको लगा कि शायद उसके पेरेंट्स को कैप्टिव बनाया गया है और इसी वजह से उसे जबरदस्ती इन्फॉर्मेंट बनाया गया था। उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे उससे सच निकलवाया जाए। यूसान के बर्थडे पर फैमिली ने कमरे की लाइट्स बंद की, पूरा रूम में अंधेरा हुआ। यूसान समझा कि शायद उस पर अटैक हो रहा है, इसलिए फौरन सबने पीछे से एक डैगर निकाला। लेकिन तभी रूम में एंटर होती है शेन फैमिली, जिनके हाथों में बर्थडे केक था और सब के सब गाना गा रहे थे। यूसान पहले ही सस्पिशियस था, उसे लगा कि शायद कोई इमोशनल टैक्टिक है उसे मैनिपुलेट करने के लिए। तब जियांशी ने सिंसियर टोन में कहा कि वो हर फाइनेंशियल कॉस्ट उठाने को तैयार है ताकि यूसान को उसकी स्लेव स्टेटस से आजाद कर सके। उसने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि अगर प्रिंस जाओ ने उसे फोर्स किया है तो वो कैपिटल परफेक्चर में अपील करने भी साथ चलेगा। फैमिली ने ओथ ली कि जो भी सच होगा वो उसके साथ खड़े रहेंगे। आखिरकार यूसान टूट जाता है। उसने कन्फेस कर दिया कि लिनयान और शाओजी को बिट्रे किया है, क्योंकि वो अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो प्रिंस जाओ के एजेंट्स उसके पेरेंट्स को मार देते। वो गिल्ट से बढ़ जाता है और बार बार माफी मांगने लगता है, लेकिन फेंगशी ने उसे तसल्ली दी, जो हो गया वो पास्ट है, सब भूल जाओ। सबके दौरान लियांग ने प्रिंस जाओ को रिपोर्ट दी कि लुयुन ने सक्सेसफुली सोल्ट और आयरन दोनों को एक सिक्योर जगह पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब युनलाई तेवरन सेफ ट्रांजिट पॉइंट नहीं रहा, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया है। लियांग ने सजेस्ट किया कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका यही है कि लिनयान को मार देते हैं। प्रिंस जाओ ने फौरन उसे डांटा। उसने कहा कि इतना रश डिसीजन नहीं लेना। उसने एक्सप्लेन किया कि लिनयान योंगान का रैंक 3rd ऑफिशियल है और एम्पायर का बहुत करीबी इंसान है। अगर उसका मर्डर हो जाता है तो इंपेरियल स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी, जो अनवांटेड ट्रबल क्रिएट कर सकती है और वो सब के सब एक्सपोज हो जाएंगे। प्रिंस जाओ ने कहा कि सीधा मारना सॉल्यूशन नहीं है, उसे डिसग्रेस करो। प्लान बनाया जाता है कि लिनयान को उसकी पावरफुल पोजीशन से स्ट्रिप करेंगे ताकि वो वल्नरेबल हो जाए। इस पर्पस के लिए फेंग ली को ऑर्डर दिया गया कि वो कॉर्पोरल पनिशमेंट इंड्योर करे और फिर लिनयान और वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस साओरोंग पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने मिलकर लोगों से जबरदस्ती कन्फेशंस लिए और अनजस्ट जजमेंट दिए। प्रिंस जाओ ने एक और कॉन्फिडेंट और एडिशनल इल्जाम लगवाया। उसने कहा कि लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान लिनयान ने अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप की थी। उसने कैपिटल के कॉमन लोगों को इनकरेज किया था कि वो अपील ड्रम बजाएं। इसका मतलब ये था कि लोग ट्रेडिशनल ऑफिसेस जैसे कि मार्केट ऑफिस को बाईपास करके सीधा कैपिटल परफेक्चर तक अपनी आवाज पहुंचा सके। इससे कैपिटल परफेक्चर को ज्यादा पावर मिलेगी, जो इवेंचुअली एम्पायर की अथॉरिटी को ओवरशेडो कर देगी और इसी तरह ये पॉलिटिकल गेम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है।